हाँ जी, आज की क्लास में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है राजस्थान के लोकगीत। और राजस्थान के लोकगीत जो ये टॉपिक है यह राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का एक बहुत ही प्यारा और खूबसूरत क्या है टॉपिक है। अब इस टॉपिक को शुरू करने से पूर्व हम सबसे पहले जो समझेंगे वो है लोकगीतों की परिभाषा। क्या है परिभाषा? आर्ट एंड कल्चर जब भी मैंने शुरू किया होगा, मैंने पहली ही क्लास में आपको बताया होगा कि किसी भी शब्द अपने आर्ट एंड कल्चर के जितने भी टॉपिक है उनमें से आधे से ज्यादा जो टॉपिक है उन टॉपिक्स के नाम के आगे क्या लगता है? लोक शब्द, जिसका अर्थ क्या होता है? क्षेत्र विशेष तथा लोगों में प्रचलित होता है। क्लियर है? तो लोकगीतों की एक सिंपल सी परिभाषा तो ये हो गई कि किसी क्षेत्र विशेष में गाए जाने वाले वह गीत जो कि वहां के लोगों में प्रचलित है तथा उनका जो गायन है स्थानीय भाषा में किया जाता है। कौन सी भाषा में? स्थानीय भाषा में किया जाता है तथा उन गीतों में समाज के लिए कोई संदेश या फिर कोई सीख हो, और इस प्रकार के गीतों को हम क्या कहते हैं? लोकगीत। क्या कहते हैं? लोकगीत। उसके पश्चात लोकगीतों में क्या होता है? लोकगीत की एक प्रॉपर हिंदी वाली परिभाषा तो ये कि मानव मन की सहज अभिव्यक्ति को जब गीत के रूप में व्यक्त किया जाता है और स्थानीय भाषा में जब व्यक्त किया जाता है तो उन्हें ही क्या कहा जाता है? लोकगीत। क्या कहा जाता है? लोकगीत। क्लियर है? तो इसकी हम परिभाषा देखेंगे। किसी क्षेत्र विशेष में गाए जाने वाले वह गीत जो कि वहां के स्थानीय लोगों के बीच प्रचलित हो तथा स्थानीय भाषा में उनको गाया जाता हो तो और उनमें कोई संदेश या फिर सीख निहित हो तथा लोकगीतों में मानव मन की सहज अभिव्यक्ति को क्या किया जाता है? व्यक्त। क्या किया जाता है? व्यक्त। और इसी प्रकार के गीतों को हम क्या कहते हैं? लोकगीत कहते हैं। क्लियर है? अब देखो ये जो परिभाषा है ये परिभाषा मेरी परिभाषा है। मैंने अपने विद्यार्थियों के लिए एक बहुत अच्छे तरीके से उनका एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए लोकगीत की परिभाषा, इस कारणवश मैंने ये परिभाषा बनी है जिसमें मतलब कि हर तरीके से आपको लोकगीत समझ में आ जाए इस प्रकार ये परिभाषा लिखी गई है। ठीक है? मगर भारत के कुछ बड़े बड़े विद्वान हुए हैं जिन विद्वानों ने भी अपने लोकगीतों की अलग अलग क्या दी है? परिभाषा दी है। अब हम उन परिभाषाओं को पढ़ेंगे। ठीक है? तो एक बार फिर से देखना, लोकगीत की सामान्य परिभाषा क्या है? किसी क्षेत्र विशेष में गाए जाने वाले वह गीत जो कि वहां के स्थानीय लोगों के बीच प्रचलित हो तथा स्थानीय भाषा में उनको गाया जाता हो और उनमें समाज के लिए कोई सीख या फिर संदेश निहित हो। उसके बाद में लोकगीतों में मानव मन की सहज अभिव्यक्ति को क्या किया जाता है? व्यक्त। क्या किया जाता है? व्यक्त। मगर किस रूप में? गीत के रूप में। क्लियर है? और सुनो, अब लोकगीतों के कुछ बड़े बड़े विद्वान हैं जिनमें से सबसे पहले जिनका नाम आता है उनका नाम है महात्मा गांधी। क्या नाम है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। ठीक है? सुनिएगा, महात्मा गांधी लोकगीतों को जनमानस की भाषा कहते हैं। किनकी भाषा कहते हैं? जनमानस की भाषा। तथा यह लोकगीतों को कहते हैं संस्कृति का पहरेदार। क्या कहते हैं? संस्कृति का पहरेदार। डन। एक बार सुनिएगा आप इस बारे में। जनमानस की भाषा तो इस वजह से कहा है इन्होंने क्योंकि जो लोकगीत होते किसी क्षेत्र विशेष में गाए जाते तथा वहां के स्थानीय लोगों द्वारा गाए जाते, तो वहां के स्थानीय लोगों की भाषा क्या हो गई? लोकगीत हो गए। इस कारणवश क्या कहा जा रहा है? जनमानस की भाषा। उसके बाद में गांधी जी भी ये बात जानते थे कि भाई उस समय में पाश्चात्य संस्कृति की तरफ भारत के लोग इस तरीके से घनघोर गति से बढ़ते जा रहे थे कि वो बेहद जल्द भारतीय संस्कृति को भूल जाएंगे और पाश्चात्य संस्कृति को क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे किसी समय में अगर मैं मेरे दादाजी को देखूं तो दादाजी धोती कुर्ता और साफा पहनते, मैंने पहन रखा है कि नहीं पहन रखा? ये जो भी मैंने अटायर पहन रखा है ये अटायर किसका है? ये अटायर अंग्रेजों का है। ठीक है? तो कहीं ना कहीं पर अपन वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और यह चीज हमारी भारतीय संस्कृति के लिए काफी क्या होगी? खराब होगी। इस कारणवश गांधी जी कह रहे हैं कि अगर कभी ऐसा हुआ और भारतीय संस्कृति खत्म हो गई तो उस समय जो हमारे जो ये लोकगीत है यही वो एक कह सकते जरिया बनेंगे जिसकी वजह से हम हमारी संस्कृति को वापस ला पाएंगे। इस कारणवश कह रहे हैं कि संस्कृति का पहरेदार किसे कहा जाता है? लोक गीतों को कहा जाता है। ठीक है? उसके बाद में एक और बड़े विद्वान है जिनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। क्या नाम है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर।
रविंद्रनाथ टैगोर लोकगीतों को संस्कृति का सुखद संदेश देने वाली कला कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्कृति का सुखद संदेश देने वाली कला, संदेश देने वाली कला। यह बात कौन कहते हैं? तो यह बात कहते हैं हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। क्लियर है। उसके पश्चात एक और विद्वान आते हैं जिनका नाम है देवेंद्र सत्यार्थी। क्या नाम है? देवेंद्र सत्यार्थी। अब देखो, मैंने कहा कि भाई कहीं न कहीं पर जो लोकगीत है, लोकगीतों में हमारी संस्कृति का हम क्या करते हैं? चित्रण करते हैं। अब लोकगीतों में संस्कृति का चित्रण हम कैसे कर रहे हैं? मुख से कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? मुख से, गाकर ही कर रहे हैं। तो इस कारणवश देवेंद्र सत्यार्थी लोकगीतों को, किनको? लोकगीतों को संस्कृति का मुंह बोला चित्रण कहते हैं। कैसा बोला चित्रण? मुंह बोला चित्रण। कि मुंह से बोलकर हम संस्कृति का क्या कर रहे हैं? चित्रण। क्या कर रहे हैं? चित्रण। क्लियर है। यह तीन मुख्य विद्वान हो गए जिनकी ये क्या थी? परिभाषा थी। उसके बाद में एक और विद्वान आते हैं जिनका नाम है रामचंद्र शुक्ल। क्या नाम है? रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल भी लोकगीतों के बारे में कहते हैं कि जो संस्कृति है वह लोकगीतों के कंधों पर बैठकर ही आती है। संस्कृति लोकगीतों के कंधों पर बैठकर आती है। कंधों पर बैठकर आती है। डन। ये हो गए बड़े बड़े विद्वानों की क्या हो गई? परिभाषा। गांधी जी ने क्या कहा? जनमानस की भाषा। और क्या कहा? संस्कृति का पहरेदार। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा? कि संस्कृति का सुखद संदेश देने वाली कला कौन से है? लोकगीत। उसके बाद में देवेंद्र सत्यार्थी क्या कह रहे हैं? तो संस्कृति का मुंह बोला चित्रण। उसके बाद में रामचंद्र शुक्ल क्या कह रहे हैं? कि जो संस्कृति होती है वो लोकगीतों के कंधों पर बैठकर आती है। क्लियर है। अब ये तो हो गई हमारे टॉपिक की परिभाषा। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान के अलग अलग लोकगीतों के बारे में जिनसे हमारे एग्जाम में क्या उठता है? क्वेश्चन आता है। क्लियर है। अगर राजस्थान के जो लोकगीत है, लोकगीतों को अगर अपन सामान्य तरीके से इनका वर्गीकरण करें तो हम इनको 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। सुनिएगा। एक तो वह गीत जो विवाह में गाए जाते हैं। कहां पर गाए जाते हैं? विवाह में। पहले गीत कौन से हो गए? विवाह संबंधित गीत। दूसरे गीत वह हो गए जो कि विरह गीत हैं। कैसे गीत हैं? विरह गीत। विरह गीत का अर्थ यह होता है किसी को याद करते हुए जब गीत गाया जाता है तो उस गीत को क्या कहा जाता है? विरह गीत। उसके बाद में बाकी जितने भी गीत आएंगे उन समस्त गीतों को अपन किस में रखेंगे? अन्य गीतों में। किस में रखेंगे? अन्य गीतों में। क्लियर है। तो आज जो अपन सबसे पहले जो गीत पढ़ेंगे वो कौन से गीत है? विवाह संबंधित गीत। कौन से गीत है? विवाह संबंधित गीत। विवाह संबंधित गीत। डन। आप देखिएगा जब अपन ये गीत पढ़ेंगे तो इन गीतों के साथ साथ ही हमें राजस्थान में या फिर अगर किसी व्यक्ति ने अगर विवाह नहीं देखा हो तो आपको विवाह की रस्में इन गीतों को पढ़ते 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 ही क्या हो जाएगी? याद हो जाएंगी। क्लियर है। तो सुनो। सबसे पहले विवाह में स्थापना की जाती है गणेश जी की। किनकी स्थापना की जाती है? गणेश जी की स्थापना। पहला जो गीत आता है उस गीत का नाम है विनायक गीत। क्या नाम है? विनायक गीत। विनायक गीत कब गाया जाता है? तो सुनिएगा। एक तो विवाह में गाया जाता है गणपति स्थापना के वक्त। कब गाया जाता है? गणपति स्थापना के वक्त। तथा किसी भी मांगलिक कार्य को शुरू करते वक्त। तथा किसी भी मांगलिक कार्य को
मांगलिक कार्य को शुरू करते वक्त कौन सा गीत गाया जाता है? तो उस गीत का नाम क्या है? विनायक गीत। क्या नाम है? विनायक गीत। उसके पश्चात जो गीत आता है उस गीत का नाम है चाक गीत। कौन सा गीत? चाक गीत। अब देखो, सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि भाई चाक क्या होता है, तो क्या होता है ये? तो हाँ, बिल्कुल सही कहा। चाक क्या होता है? जब आप कभी कुम्हार को देखा हो तो कुम्हार जिस गोल से सर्कल पर जो वो घड़े बनाता है, उस गोल से सर्कल को ही क्या कहा जाता है? चाक। क्या कहा जाता है? चाक। कहा जाता है कि ब्रह्मदेव ने जो इस सृष्टि की जो रचना की है वो उसी चाक से की है। इस कारण वो हम उस चाक के क्या करते हैं? पूजा। क्या करते हैं? पूजा। तो चाक गीत जो ये है कुम्हार के घर पर, किसके घर पर? कुम्हार के घर पर चाक की पूजा करते वक्त, चाक की पूजा करते वक्त गाया जाता है। क्लियर है? कौन सा गीत है? चाक गीत। आपसे मर जाए तो कभी ये नहीं पूछा जाएगा कि चाक गीत कब गाया जाता है। आपसे पूछा ये जाएगा कि चाक गीत किसके घर पर गाया जाता है? तो किसका घर होता है? वो कुम्हार का घर। क्लियर है? बढ़े आगे और सुन। अगला जो गीत है, अगले गीत का नाम है पिठी गीत। कौन सा गीत है? पिठी गीत। अब देखो, याद रखना कि भाई लड़कों में अगर हल्दी सबसे ज्यादा कहीं पर लगाई जाती है तो वो लगाई जाती है पीठ पर। कहां पर लगाई जाती है? पीठ पर। इस कारणवश हल्दी की रस्म के वक्त का जो गीत है उस गीत का नाम ही क्या है? पिठी गीत। क्या नाम है? पिठी गीत। कब गाया जाता है ये? हल्दी की रस्म के वक्त। कब गाया जाता है? हल्दी की रस्म के वक्त। क्लियर है? उसके बाद में एक रस्म होती है जिसको कहते हैं तेल बाण की रस्म। कौन सी रस्म कहते हैं? तेल बाण की रस्म। तेल बाण की रस्म आपने देखा होगा कि पहले पैरों को टच किया जाता है, फिर उसके बाद घुटनों को, फिर यूं करके एक ऐसी क्या होती है? रस्म। सबसे पहले कहां पर टच कर रहे हैं? पैरों पर। पैरों में क्या पहने जाते हैं? पायल। पायल में छोटी छोटी क्या होती है? घुघरिया। तो याद रखना कि तेल बाण की रस्म के वक्त जो गीत गाया जाता है उस गीत का नाम क्या है? घुघरी गीत। कौन सा गीत है? घुघरी गीत। घुघरी गीत कब गाया जाता है? तो तेल बाण की रस्म के वक्त। तेल बाण की रस्म के वक्त कौन सा गीत गाया जाता है? तो घुघरी गीत। डन? अगले जो गीत है वो सुनना। अब देखो, हल्दी वगैरह सब हो गई, अब भरा जाएगा मायरा। क्या भरा जाएगा? मायरा। मायरे का मूल नाम याद रखना। मायरे को मूल रूप से कहते हैं भात। क्या कहते हैं? भात। क्या कहते हैं? भात। भात ओब्लिक मायरा। मायरे के वक्त जो गीत गाया जाता है इस गीत का नाम है जुलरिया गीत। कौन सा गीत है? जुलरिया गीत। कौन सा गीत है? जुलरिया गीत। थोड़ा सा याद रखना, लोग कहते हैं ना कि नाम में क्या रखा है। मैं हमेशा से कहता आया हूं कि नाम में रखे नंबर और नाम में क्या रखिए? माइनस मार्किंग। कैसे? तो समझना, यहां पर जुलरिया लिखा गया है। जुलरिया का अर्थ तो ये होता है कि भात या मायरा भरते वक्त जो गीत गाया जाता है उससे क्या कहते हैं? जुलरिया। मगर जैसे ही ल की जगह अगर लग जाए म, क्या लग जाए? म, और गीत बन जाए झुमरिया गीत। कौन सा गीत बन जाए? झुमरिया। तो झुमरिया कोई गीत नहीं है, झुमरिया एक नृत्य है। जब घूमर नृत्य को बालिका, छोटी बालिका द्वारा किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? झुमरिया। क्या कहते हैं? झुमरिया। छोटी बालिका द्वारा, छोटी बालिका द्वारा किया जाने वाला घूमर नृत्य। कौन सा नृत्य? घूमर नृत्य। उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं झुमरिया। क्या कहते हैं? झुमरिया। क्लियर है? और झुलरिया गीत कब गाया जाता? भात या मायरा भरते वक्त। अब बारात निकाली जाएगी। बारात निकालने से पहले या फिर वर की निकासी से पूर्व एक गीत गाया जाता है जिस गीत का नाम है काजलियो। कौन सा गीत?
काजलियो गीत। क्लियर है। अब मेरे को बस आप लोग एक बात बता दो कि जो काजलियो गीत है यह किनके लिए गाया जाता होगा, दूल्हे के लिए या फिर दुल्हन के लिए? थोड़ा सोचो। दुल्हन वाले जो भी कह रहे हैं वो गलत है। याद रखना काजलियो गीत, भाभी द्वारा दुल्हे को काजल लगाते वक्त कौन सा गीत गाया जाता है? काजलियो गीत। कारण यह है कि दुल्हन तो, महिला तो जिंदगी भरी या फिर अधिकांश समय आंखों में उनके काजल रहेगा, मगर दुल्हा अगर अपने जीवन में, एक लड़का अपने जीवन में अगर कभी काजल लगाता है तो वो एक ही अवसर आता है, और वो अवसर कौन सा है? विवाह। कौन सा है? विवाह। वो पहली बार इतना वीरता का कार्य कर रहा है, इस कारणवश काजलियो गीत जो कि वधु के लिए बनना चाहिए था, मगर वो बना किसके लिए है? वर के लिए। ठीक है। तो दूल्हे को, सॉरी, भाभी द्वारा दुल्हे को काजल लगाते वक्त यह गीत गाया जाता है। डन। उसके बाद में देखो, अब काजल वगैरह लगा दिया, अच्छे से दूल्हा तैयार हो जाए। अब दूल्हे की क्या निकाली जाएगी? बारात। क्या निकाली जाएगी? बारात। ठीक है। तो वर की निकासी के वक्त जो गीत गाया जाता है वो कौन सा गीत है? घोड़ी गीत। कौन सा गीत है? घोड़ी गीत। डन। अब ये तो हो गए भाई वो तोरण से पूर्व के गीत है सारे के सारे। ठीक है। इसी में मैं एक और गीत आपको लिखवाना पसंद करूंगा, बरसों गीत। कौन सा गीत? बरसों गीत। अब जो ये बरसों गीत है, इसमें क्या होता है? वर के परिवार द्वारा ही, परिवार के लोगों द्वारा ही आशीर्वाद देने के लिए एक समारोह रखा जाता है, और उस समारोह के दौरान जो गीत गाया जाता है वो कौन सा गीत है? बरसों गीत। कौन सा गीत? बरसों गीत। वर के परिवार के लोगों द्वारा, परिवार के लोगों द्वारा उसे आशीर्वाद देते वक्त कौन सा गीत गाते हैं? बरसों गीत। कौन सा गीत? बरसों गीत देते वक्त। ठीक है। बड़े आगे। अब देखो सारी चीजें हो गई, बारात आ चुकी हो, बारात कन्या के घर पर, दुल्हन के घर पर पहुंच चुकी है। ठीक है। अब जो अगला गीत गाया जाएगा, अब सबसे पहले ये बताओ, दुल्हन के घर पर पहुंच गई है बारात, तो अब सबसे पहले कौन सी रस्म होगी? तोरण की रस्म होगी। सही सी बात है। तो अब जो गीत आएगा वो तोरण का गीत है। किसका गीत है? तोरण का गीत। याद रखना, तोरण का गीत में आप ऑटोमेटिकली याद कर लोगे। मेरे को एक बात बताओ, फिर हेरा फेरी करके फिल्म किसने देखी है? तो आप कहोगे सर सब जनों ने देख रखी, हमने तो ठीक है। फिर हेरा फेरी में अंतिम में हीरे का पे पड़े थे, ये जो बताएगा वो बच्चा होशियार बच्चा। सही कहा। कहां पे पढ़े थे? कुकड़ू में क्या पढ़े थे? हीरे। राजस्थान में कुकड़ू तो नहीं है, मगर राजस्थान में कुकड़ू जैसा ही एक गीत है जिसका नाम क्या है? कुकड़लू गीत। क्या नाम है? कुकड़लू गीत। कुकड़लू गीत याद रखना, राजस्थान में तोरण के समय गाया जाता है। कब गाया जाता है? तोरण के समय। वहां पर उनको हीरे मिल रहे थे, यहां पर वर को हीरे जैसी क्या मिलेगी? लाड़ी। क्या मिलेगी? लाड़ी। तो तोरण के समय कौन सा गीत गाया जाता है? कुकड़लू गीत। कौन सा गीत गाया जाता है? कुकड़लू गीत। अब वर पक्ष का आगमन हो चुका है। अब वर पक्ष के आगमन पर वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा एक गीत गाया जाता है, और उस गीत का नाम क्या है? फलसड़ा गीत। कौन सा गीत? फलसड़ा गीत। फलसड़ा गीत कब गाया जाता है? तो वर पक्ष के आगमन पर। और किन के द्वारा गाया जाता है? तो वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा। ठीक है। अब देखो, कभी भूल भी जाओ तो भूलना नहीं, अपने घर पे कोई मेहमान आते अपन क्या खिलाते? चाय पानी करते, या फिर चाय पानी तो नहीं कर रहे मगर क्या खिला रहे? फल खिला रहे। सरनेम पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देगा। ठीक है। तो फल सड़ा गीत कब गाया जाता है? तो वर पक्ष के आगमन पर। बड़े आगे और सुनो। अब वर की एंट्री हुई है। कहा जाता है कि हल्दी की रस्म के पश्चात जो वर का जो शरीर होता है, जो दूल्हे का जो शरीर होता है, वो कमजोर हो जाता है। अब कमजोर होने का मतलब ये नहीं है कि उनको ग्लूकोज की बोतलें चढ़ा देवे, कमजोरी आ गई, वो कमजोरी नहीं।
कमजोर इस प्रकार हुआ है कि कोई भी अगर अमंगलकारी शक्ति है या फिर भूत डाकण अगर कुछ भी है तो वो उस दूल्हे को आसानी से अपने चंगुल में जकड़ सकती है, मतलब कि उस पर प्रभाव आसानी से हो जाएगा। इसलिए इस बुरी या फिर जादू टोने से बचने के लिए जो हल्दी की रस्म होती है, हल्दी की रस्म के पश्चात दूल्हा अपने साथ में या तो छोटी सी कटार रखता है या फिर जब बारात निकलती है, बारात के वक्त वो अपने पास में क्या रखता है, तलवार। क्यों? क्योंकि कटार और तलवार की जो मूठ होती है उस मूठ में साक्षात मां भवानी का क्या होता है, वास होता है, और मां भवानी उसकी क्या करती है, रक्षा करती है। अब सुनना, वधु पक्ष की महिलाएं जब वर पक्ष की एंट्री होती है तो उस समय और वर को जादू टोने से बचाने के लिए वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा एक गीत गाया जाता है, और उस गीत का नाम याद रखना, क्या नाम है, कामण। क्या नाम है? कामण। क्या नाम है? कामण गीत। वर को जादू टोने से बचाने के लिए, वर को जादू टोने से बचाने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? तो कौन सा है वो? कामण। कौन सा है? कामण। कौन सा है? कामण। क्लियर? उसके बाद में एक और गीत आएगा, उसका नाम है जल्लो। क्या नाम है? जल्लो। ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। जल्ला, या इसी गीत को कहते हैं जल्लो गीत। कौन सा गीत? जल्लो गीत। वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा, किनकी, कौन से पक्ष की महिलाओं द्वारा? वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा वर पक्ष का डेरा देखने जाते समय, वर पक्ष का डेरा देखने जाते समय कौन सा गीत गाया जाता है? तो उस गीत का नाम क्या है? जल्लो, या फिर उस गीत को क्या कहते हैं? जल्ला। क्या कहते हैं? जल्ला। ठीक है, सिंपल सा मतलब यह है कि कुछ कन्या जो है, वधु के कुछ रिश्तेदार है जो कि काफी दूर रहते हैं, और रिश्तेदारों में मुख्यतः जो महिलाएं होगी, महिला दूल्हे को देखने में इंटरेस्टेड होगी कि भाई माने जो छोरी है, छोरी रो ब्याह कटे हव जगह तो करवायो। ठीक है, तो वो वधु पक्ष की महिलाओं ने क्या है कि भाई लड़के को देखा नहीं है और वो अब दूल्हे को देखने जा रही है। वो सारी महिलाएं ग्रुप बनाएगी, ग्रुप बना के वर पक्ष का डेरा देखने जा रही है, और उस समय वो जो गीत गाते हुए जाती है वो कौन सा गीत है? जल्लो। कौन सा गीत है? जल्लो। अब वर पक्ष का डेरा देखने के पश्चात वहां पे क्या किया, वो बैठ गए। ठीक है, इस साइड में तो कौन है? वर पक्ष वाले। कौन है? वर पक्ष वाले, वर पक्ष। और सामने कौन सा पक्ष बैठ गया है? वधु पक्ष। कौन सा पक्ष बैठ गया है? वधु पक्ष। अब इन दोनों के बीच में खेली जाएगी अंतराक्षरी। क्या खेली जाएगी? अंतराक्षरी खेली जाएगी। अब अगर आप ये सोचो कि ये अंतराक्षरी नॉर्मल है तो आप गलत हो। ये अंतराक्षरी थोड़ी अलग लेवल की है। ये अंतराक्षरी गालियों वाली अंतराक्षरी है। कौन सी अंतराक्षरी है? गालियों वाली अंतराक्षरी। गालियों वाले गीत गाते हुए, अच्छा सॉरी, गालियों वाला एक राजस्थान का गीत है जिस गीत का नाम क्या है? सीटने। क्या नाम है? सीटने। इस वाली अंतराक्षरी में कौन सा गीत गाया जाता है? तो उसका नाम है सीटने गीत। कौन सा गीत? सीटने गीत। क्वेश्चन बार बार इससे आता है कि राजस्थान का कौन सा गीत गालियों वाला लोक गीत है, तो वो कौन सा गीत है? सीटने गीत है। इसकी विशेषता क्या है कि यह गालियों वाला क्या है? लोकगीत। अगर आप ये सोचते हो कि यह गीत आजकल नहीं गाए जाते, तो अभी कुछ समय पहले मैं पढ़ा रहा था तो क्लास में एक बच्चा कहता है कि हाँ सर ये गीत अभी भी गाए जाते हैं, हमारे गांव में हम आज भी सीटने सुनते हैं। तो गालियों वाला ये क्या है? लोकगीत। गालियों वाला लोकगीत। बड़े आगे, ठीक है। गालियों वाला लोकगीत कौन सा है? सीटने। कौन सा है? सीटने। उसके पश्चात आपने कभी एक गाना सुना होगा सलमान खान का, दूल्हे की सालियों हरे दुपट्टे वालियों। तो याद रखना, अपने इस गाने से कोई लेना देना नहीं, अपने एक गीत याद हो गया कि राजस्थान का एक गीत है, उस गीत का नाम है दुपट्टा गीत। कौन सा गीत? दुपट्टा गीत। यह दुपट्टा गीत किनके द्वारा गाया जाता है? तो दूल्हे की सालियों द्वारा। किनके द्वारा गाया जाता है? दूल्हे की सालियों द्वारा गाया जाता है।
द्वारा गाया जाता है। बढ़े आगे, अब सारी चीजें हो चुकी है। अब विवाह में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो रस्म है वो रस्म आने वाली है। और अब कौन सी रस्म आएगी? फेरे। कौन सी आएगी? फेरे। ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर राजस्थान में अगर मेरे को यूं कहना हो कि मेरे दोस्त की शादी हो रही है, तो मैं ये कैसे बोलूंगा राजस्थानी भाषा में? शादी का मेरे को कोई राजस्थानी वर्ड बता सकता? सोचो इसके बारे में। देखो, शादी को राजस्थान में 2-3 वर्ड से कहा जाता है। एक तो कहते हैं पन्ना, क्या कहते हैं? पन्ना। एक कहते हैं व्याव, क्या कहते हैं? व्याव। और एक और क्या कहते हैं? मांडो, क्या कहते हैं? मांडो। और अपन क्या कहते हैं? व्याव को अपन कहते हैं लगन, क्या कहते हैं? लगन। ठीक है, तो सुनना, शादी का जो मूल वर्ड था वो क्या था? पन्ना। क्या था? पन्ना। मगर अपन ने क्या किया, इसको हमारे मेवाड़ वालों ने तो और खराब बना दिया। अपन इसको कहते हैं पनीरो है। कई वेरो है? पनीरो है। ठीक है, याद रखना, विवाह का जो मूल वर्ड था पन्ना, पन्ने से भी मूल जो शब्द था वो शब्द क्या था? परनना। क्या था? परनना। मगर ये बोला ही नहीं कि पन्ना बना, पन्ने के पश्चात पनीरो बना और बाकी और ये शब्द बन के व्याह, मांडो और लगन। सुनिएगा, विवाह में ऐसी कौन सी रस्म होती है जिसके पश्चात विवाह संपन्न माना जाता है? तो आप कहोगे कि सर फेरे। कौन सी रस्म है? फेरे। ठीक है, तो याद रखना, फेरों के अवसर पर जो गीत गाया जाता है उस गीत का नाम क्या है? परिणीत गीत। क्या नाम है? परिणीत गीत। ये कब गाया जाता है? फेरों के अवसर पर। कब गाया जाता है? फेरों के अवसर पर। क्लियर है? और यहां पर फेरे हो रहे हैं और फेरे क्या हो गए? संपन्न। क्या हो गए? संपन्न। अब जो रस्म आएगी वो एक ऐसी रस्म है जिसको विवाह में कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं करता, क्योंकि वो रस्म सबसे इमोशनल क्या है? रस्म है। और उस रस्म का नाम क्या है? विदाई। क्या नाम है? विदाई। विदाई एक ऐसी रस्म है जहां पर एक बालिका को कहा जा रहा है कि बेटा, जहां पर आप पिछले 20 या 25 सालों से रहे हो, जहां पर आपका जन्म हुआ है, जहां पर आपका बचपन गुजरा है, जहां पर आपके मम्मी पापा रहते हैं, भाई बहन रहते हैं, अब जो वो घर है वो आपका अपना घर ना हो के वो घर तो आपका अब क्या हो जाएगा? पराया। और जहां पर आपको भेजा जा रहा है वो घर आपका कौन सा घर होगा? परमानेंट घर। तो इस कारणवश अब एकदम से किसी को यूं कहते क्या आप अपने घर को भूल सकते हो? क्या नहीं भूल सकते? तो बालिका कैसे भूलेगी? तो इस कारण वो सबसे इमोशनल जो रस्म है वो कौन सी रस्म है? विदाई की रस्म। ठीक है, इतनी इमोशनल थी कि विदाई पर टोटल 4 गीत बने हैं। कितने गीत बने हैं? 4 गीत बने हैं। पहले गीत का नाम है ओलियो। क्या नाम है? ओलियो। ओलियो का राजस्थानी भाषा में अर्थ होता है याद आना। क्या होता है? याद आना। पहला गीत तो कौन सा हो गया? ओलियो। दूसरे गीत का नाम है आंबो। क्या नाम है? आंबो। तीसरे गीत का नाम है कोयलड़ी। क्या नाम है? कोयलड़ी। कोयलड़ी याद रखना, यह सबसे मार्मिक गीत है। कैसा गीत है? कोयलड़ी सबसे मार्मिक गीत। सबसे मार्मिक गीत मतलब इमोशनल बहुत है, मार्मिक गीत। उसके बाद में एक और गीत आता है, लास्ट गीत, जिसका नाम है जकड़ी गीत। क्या नाम है? जकड़ी गीत। जकड़ी गीत। यह गीत दुल्हन की सहेलियों द्वारा गाया जाता है। किसके द्वारा? दुल्हन की सहेलियों द्वारा। सहेलियों द्वारा। ठीक है, सुनिएगा, विदाई के अवसर के 4 गीत है, ओलियो, आंबो, कोयलड़ी, जकड़ी। एक बार फिर से बोलो, ओलियो, आंबो, कोयलड़ी, जकड़ी। एक बार फिर से, ओलियो, आंबो, कोयलड़ी, जकड़ी। ओलियो का अर्थ क्या होता है? याद है ना। आंबो नॉर्मल सा गीत है, कोयलड़ी की सबसे मार्मिक, मतलब एक कोई महिला है वधु पक्ष की जो कि इस कदर रो के लड़के को गले लगा के रोई और उसको विदाई दे रही है कि अपन भी देख ले तो अपनी भी आंखों में क्या आ जावे? आंसू आ जावे। और वो कौन सा गीत गाते हुए विदाई मतलब विदा कर रही है कन्या को? तो कौन सा गीत है? कोयलड़ी। सबसे मार्मिक गीत कौन सा? कोयलड़ी। और जो जकड़ी गीत है यह दुल्हन की सहेलियों द्वारा गाया जाता है। क्लियर है? तो यह तो कौन से गीत हो गए? विदाई के गीत। विवाह संपन्न हुआ। अब मेरी बात सुनेगा। अब जो विवाह जो है, विवाह एक मांगलिक कार्य है। क्या है? मांगलिक कार्य। मांगलिक कार्य जहां पर भी होगा वहां पर क्या होगा? रात्रि जागरण। क्या होगा? रात्रि जागरण। और कहीं पर भी बाबूजी का रात्रि जागरण होता है
तो रात्रि जागरण पर जो गीत गाया जाता है उसका नाम है राती जागा गीत। कौन सा गीत? राती जागा गीत। आपसे मर जाए तो कभी ये गीत नहीं पूछा जाएगा। आपसे जो पूछा जाएगा गीत उसका नाम ही है कि रात्रि जागरण का अंतिम गीत कौन सा है। क्या पूछा जाएगा आपसे कि रात्रि जागरण का अंतिम गीत कौन सा है? तो रात्रि जागरण के अंतिम गीत का नाम है कुकड़ी। क्या नाम है? कुकड़ी गीत। जब कभी हम जनजातियां पढ़ेंगे तो जनजातियों में जब भी मैं आपको सासी जनजाति पढ़ूंगा जो कि भरतपुर में रहती है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि भरतपुर की जो ये सासी जनजाति है इसमें महिलाओं की चारित्रिक परीक्षा ली जाती है जिसे क्या कहा जाता है? कुकड़ी। अब जब भी हम वो जनजाति पढ़ेंगे उसके बाद में आप कभी सोच भी नहीं सकते कि कुकड़ी नाम से कोई गीत भी होगा जो कि रात्रि जागरण का अंतिम गीत होगा, मगर ये है। और रात्रि जागरण के अंतिम गीत का नाम क्या है? कुकड़ी गीत। अब किसी भी मांगलिक कार्य की संपन्नता के वक्त जो गीत गाया जाता है वो कौन सा गीत है? बधावा गीत। कौन सा गीत है? बधावा गीत। मांगलिक कार्य के संपन्न होने पर यह गीत गाया जाता है। गाया जाता है। डन। बढ़े आगे। बधावा गीत कब गाया जाए? किसी भी मांगलिक कार्य के संपन्न होने पर कौन सा गीत गाया जाता है? बधावा गीत। ठीक है। और सुनिएगा, यहां पर हमने एक गीत लिखा है जिसका नाम है जकड़ी गीत। कौन सा गीत है? जकड़ी गीत। फिर से मैं मेरा डायलॉग सुनाता हूं आपको कि लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है, मैं कहता हूं नाम में क्या रखे हैं? नंबर। कैसे समझ? जकड़ी तो क्या है? विदाई का गीत है जो कि दुल्हन की सहेलियां गा रही है। मगर अगर आपको एग्जाम में दे दिया जकड़िया, क्या दे दिया? जकड़िया, और वहां पर अगर आप लिख के आ गए विदाई से संबंधित गीत है तो आप एग्जाम में क्या लेके आओगे? लाडू। और क्या लेके आओगे? माइनस मार्किंग। तो याद रखना है जो जकड़िया गीत है यह राजस्थान की लोक संस्कृति में पीर या संतों की प्रशंसा में गाया जाता है। किनकी प्रशंसा में? पीर या संतों की प्रशंसा में। पीर या संतों की प्रशंसा में कौन सा गीत गाया जाता है? तो कौन सा गीत है? जकड़िया। कौन सा गीत है? जकड़िया। डन। ये विवाह से संबंधित जितने भी गीत थे ये तो क्या होते हैं? खत्म। एक और गीत है बना बनी गीत। दूल्हा और दुल्हन को संबोधित करते हुए जो गीत गाए जाते हैं वो कौन से हैं? बना बनी गीत। क्लियर है। इसके बाद में देखो कुछ गीत ऐसे हैं जो कि विवाह के पश्चात गाए जाते हैं। किसके पश्चात? विवाह के पश्चात जो गीत गाए जाते हैं वो कौन से हैं? तो सुनिएगा। चार पांच गीत ही है विवाह पश्चात गीत, मगर उन्हें याद रखना काफी आवश्यक है। पहला जो गीत है, पहले गीत का नाम है मोरिया गीत। क्या नाम है? मोरिया गीत। देखो मोरिया गीत क्या होता है? सॉरी, मोरिया गीत अपन वीर गीत में पढ़ेंगे। यहां पर गीत आएगा चिरमी गीत। कौन सा गीत? चिरमी गीत। विवाह पश्चात गीतों में सबसे पहला जो गीत आता है वो गीत कौन सा है? चिरमी गीत। चिरमी गीत में जो नववधु होती है, कौन? नववधु जिनका नया नया क्या हुआ है? विवाह हुआ है। नववधु द्वारा अपने पिता तथा भाई को, किसको? नववधु द्वारा अपने पिता तथा भाई को याद करते हुए जो गीत गाया जाता है वो कौन सा है? चिरमी। नववधु द्वारा अपने पिता तथा भाई को याद करते हुए कौन सा गीत गाया जाता है? करते हुए कौन सा गीत गाया जाता है? तो उसका नाम क्या है? चिरमी। चिरमी एक पौधा होता है, उस पौधे को संबोधित करते हुए यह गीत गाया जाता है। ठीक है।
अगला जो गीत है, अगले गीत का नाम है आंगो मोरिया गीत। कौन सा गीत? आंगो मोरिया गीत। आंगो मोरिया गीत। नववधु द्वारा अपने परिवार की खुशहाली के लिए जो गीत गाया जाता है उस गीत का नाम क्या है? आंगो मोरिया गीत। कौन सा गीत है? आंगो मोरिया गीत। उसके बाद में देखो एक गीत है जिस गीत का नाम है हुंस। क्या नाम है? हुंस। वो गीत नाम की पूरी आपको एक वृतांत सुनाता है वो गीत, और उस गीत का नाम क्या है? हुंस गीत। कौन सा गीत है? हुंस गीत। सुनिएगा, जैसे मान लो एक कन्या है, उस कन्या का नया विवाह हुआ है, विवाह होकर वह अपने कहां पर गई है? ससुराल। कहां पर गई है? ससुराल। ससुराल में जब वो गई है तो उसको पामड़ा तो बिल्कुल अहम जी जैसे मिले हैं, मगर जो सासू मां मिली है वो सासू मां मिली है कोकिला बेन जैसी। अब आप कहोगे कि कैसे सर? तो कारण ये है कि जो नववधु है, नववधु के पामना तो कहां पे गए? काम पे गए। अब वो अकेली घर पे और कौन होंगे? सासू मां होंगे। तो नववधु द्वारा अपनी सास को अन्य चीजें खाने के लिए कही जाती कि सासू मां ये खिला दो, वो खिला दो, वो खिला दो, मगर सासू मां एकदम कोकिला बेन जैसी वो सारी की सारी चीजों के लिए क्या कर देती है? मना। क्या कर देती है? मना। अब फिर लास्ट में उसके पामना आते हैं और उसके पामना आके उसको वो चीजें खिलाते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा वृतांत राजस्थान के एक गीत में है और उस गीत का नाम क्या है? हुंस गीत। क्या नाम है? हुंस गीत। कभी भूल भी जाओ तो याद रखना, खाना ठूस ठूस के गाया जाता है, ठूस हुंस से। ठीक है, हुंस गीत। क्लियर है? और सुनो, एक और गीत आता है जिसका नाम है पावना। कौन सा गीत है? पावना। पहली बार जब जमाई दामाद अपने ससुराल आता है तब कौन सा गीत गाया जाता है? पावना। कौन सा गीत गाया जाता है? पावना। पहली बार दामाद के ससुराल आने पर यह गीत गाया जाता है। क्लियर है? बड़े आगे और सुनिएगा। ये हो गए कुछ गीत। उसके बाद में एक गीत आता है जिसका नाम है जच्चा गीत। कौन सा गीत है? जच्चा होलकर गीत। देखो, जैसे आज मान लो किसी भी बच्चे का जन्म होता है अपने आसपास में, तो आप व्हाट्सएप या स्टोरी पर स्टेटस देख लोगे कि कांग्रेचुलेशन फॉर बेबी बॉय, कांग्रेचुलेशन फॉर बेबी गर्ल, इस प्रकार के बहुत सारे ढेरों क्या लग जाते हैं स्टेटस। मगर आज तो हमारे पास में फोन है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, सारी चीजें, इस कारण बस हम ये स्टेटस डाल सकते हैं। मगर जो पुराने समय में, आज से 400 या 500 साल पहले, जो उस समय तो ऐसा कुछ भी नहीं था। उस समय कैसा पता चलता था? तो उस समय व्हाट्सएप स्टेटस का जो काम करता था वो गीत था जच्चा होलकर गीत। जच्चा होलकर गीत बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। जच्चा बच्चा कब गाया जाता है? बच्चे के जन्म पर। बच्चे के जन्म पर यह गीत गाया जाता है। क्लियर है? और सुनना, उसके बाद में होता ही है कि भाई जच्चा होलकर गीत में जैसे किसी घर पर किसी बालक का जन्म हुआ है, उस घर की सबसे वृद्ध महिला अपने घर की छत पर जाएगी। अगर बालक का जन्म हुआ है तो वह वृद्ध महिला जो जच्चा होलकर गीत है उसको कांसे की थाली के साथ में गाएगी। अगर बालिका का जन्म हुआ है तो यही जच्चा होलकर गीत छाजला या फिर सुपड़े के साथ में गाया जाएगा। सुपड़ा क्या होता है? घर पे जब भी गौ छाने जाते तो एक इस प्रकार का लकड़ी से बना एक होता है, उसको छाजला या फिर अपन क्या कहते हैं? हुपड़ा कहते हैं। ठीक है, बच्चे के जन्म पर बालक होगा, बालक का जन्म हुआ है तो कौन सी थाली? कांसे की थाली। कौन सी थाली? कांसे की थाली। और बालिका का जन्म हुआ है, बालिका का जन्म हुआ है तो इस गीत को छाजले के साथ या फिर
सुपड़े के साथ गाया जाता है। किसके साथ गाया जाता है? सुपड़े के साथ गाया जाता है। क्लियर है? ये कौन सा गीत है? जच्चा होलकर गीत। उसके बाद में एक और गीत है जिस गीत का नाम है बेमाता गीत। कौन सा गीत है? बेमाता गीत। देखो हमारे हाथों में जो ये लकीरें दी है, जिन लकीरों में कहा जाता है ये हमारा भाग्य है, इन लकीरों को देने वाले जो माता जी है वो कौन से माता जी है? बेमाता माँ। ठीक है, बेमाता को लोक संस्कृति में, राजस्थान तथा भारत की लोक संस्कृति में भाग्य की देवी कहा जाता है। किसकी देवी? भाग्य की देवी। तो बच्चे के जन्म पर जो बेमाता गीत गाया जाता है वह बच्चे के अच्छे भाग्य के लिए गाया जाता है। किसके लिए? बच्चे के अच्छे भाग्य के लिए, भाग्य के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? तो वो कौन सा गीत है? बेमाता गीत। क्लियर है? तो इसी के साथ में अपने जो विवाह संबंधित गीत और विवाह पश्चात जितने भी गीत थे वो सारे के सारे कंप्लीट होते हैं। और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे एक तो विरह गीत और दूसरे कौन से गीत पढ़ेंगे? अन्य गीत। क्लियर है? थैंक यू।